हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको भी वास्तुशास्त्र में रुचि है? क्या आप भी अपने घर, ऑफिस की वास्तु ठीक करना चाहते हैं? सो जॉइन अस इन दिस एनलाइटिंग पॉडकास्ट विद रागिनी जी, ए रिनाउंड महावास्तु एक्सपर्ट, ट्रेनर, हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, लाइफ कोच, ऑथर एंड एजुकेशनिस्ट। वेरी वार्म वेलकम रागिनी जी, आपका योगी राम 214 पॉडकास्ट में स्वागत है। आप नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे आपका जो जर्नी रही है वास्तु और वास्तु में कैसे आने से लेकर फ्रॉम द बिगिनिंग, क्या क्या हर्डल्स आए आपकी लाइफ में, आपने किन किन लोगों से आप कनेक्ट हुए, किन किन लोगों के जीवन में आपने परिवर्तन किया है, किन किन लोगों के लाइफ में आप स्टार हैं। सो आपकी एक संक्षिप्त जो लाइफ जर्नी है मैम, प्लीज वो बताइए। हाँ, अवश्य योगेश, मैं सब दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मेरी वास्तु की जर्नी शुरू हुई थी लगभग 2004 में। जब मैं भोपाल से सीहोर अप डाउन किया करती थी, जॉब में थी। उस समय मैं डाइट सीहोर में काम करती थी। तो अप डाउन के दौरान पुस्तक पढ़ना, टाइम कैसे पास करना, तो मैं फेंग शुई की पुस्तकें पढ़ती थी और उसको पढ़ने के बाद अपने घर में कुछ चेंज करती थी। तो वो चेंज करने से मुझे, और उसके उसको ऑब्जर्वेशन में रखती थी, 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलते थे। तो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा, मैं करने लगी। फिर धीरे धीरे मैं जहाँ रहती थी वहाँ के जो घर ओनर थे, उन्होंने मुझसे उनको मैंने कुछ कुछ बताना शुरू किया, उन्होंने भी करना शुरू किया, उनको बहुत फ़ायदे हुए। मैं जहाँ काम करती थी वहाँ के लोगों को बताया, उनको भी फ़ायदे हुए। तो उन्होंने मुझसे कहना शुरू किया, तुमको वास्तु आता है? मैंने कहा नहीं, मुझे वास्तु नहीं आता, मैं तो कुछ कर रही हूँ, बस छोटा मोटा करके देख रही हूँ। ऐसे करते करते मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, फिर मैंने करना शुरू किया। और 2-3 साल काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहे, ये यहाँ रखें क्या, वो यहाँ रखें, बस इतना ही मुझे आता था। ना मुझे बहुत दिशाओं का ज्ञान था ना कुछ, बस सामान को उठा के रखना और उसे इफेक्ट लेना। तो धीरे धीरे मैं करती रही, और उसी बीच मैंने एक हैंड हस्तलिखित एक पुस्तक भी लिखी। क्योंकि मेरा जब ट्रांसफ़र फिर वापस भोपाल हुआ तो लोग मुझसे पूछते थे कि वो फ़ोन कर करके पूछते थे, हमने ये सामान खरीदा कहाँ रखा, क्योंकि उनका एक विश्वास हो गया था कि मैडम को वास्तु आता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी पुस्तक लिखी जाए। तब मैंने कुछ थोड़ी थोड़ी दिशाओं के बारे में जानकारी, मैंने कहीं सीखा नहीं, वो बताना लिख दिया एक पुस्तक को। उसके बाद मेरा फिर ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, मैं 2-4 साल 5 साल बिल्कुल भूल गई कि मुझे वास्तु आता है करके। और फिर ऐसे ही एक घटना हुई कि बेटी के घर कोई वास्तु कर रहे हैं, तो मुझे याद आया, अरे मैं भी तो वास्तु करती हूँ। तो फिर उसने कुछ पूछा, और मैंने कहा जो तेरे घर में करेंगे वो मुझे बता देना। फिर उसने मुझे बताया, पर उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कहा चल मैं कुछ करती हूँ। फिर उसके घर का मैंने कुछ किया तो उसको फ़ायदा हुआ। फिर मुझे लगा कि हाँ, मेरे को वास्तु आता है। फिर मैं बहुत व्यस्त रही, मैं गवर्नमेंट के हेड क्वार्टर वाले ऑफिस में थी, तो बहुत व्यस्त रही, कुछ समय नहीं मिला, भूल गई। फिर रिटायरमेंट के समय समय पे मैंने फिर से कुछ वीडियोस मेरे सामने आए, मैंने देखा तो मुझे लगा मुझे वास्तु सीखना चाहिए। और तभी मेरे पास खुशदीप बंसल, डॉक्टर खुशदीप बंसल जो मेरे गुरु भी हैं, उनके कुछ वीडियोस आए। और मैं उस समय मुंबई में थी, तो मैंने बेटी से कहा इनके मुझे ना कोर्स करना है। और संयोग देखिए कि उसी दिन उनका 2 दिवसीय कोर्स मुंबई में होने जा रहा था, और वो मैंने ज्वाइन किया। बस मेरी ये जर्नी चल पड़ी। उस समय तो मुझे मेरे सिर के ऊपर से चला गया, वास्तु मुझे बहुत कठिन लगा। और फिर धीरे धीरे मैंने वही वही कोर्स 2-3 बार रिपीट किया, फिर तो मैंने सारे कोर्स किए। तो मेरी यात्रा ऐसे चल पड़ी। तो बड़ी मज़ेदार रही मेरी वास्तु वास्तु की यात्रा, जो आज भी जारी है। मैम, बीइंग एन वास्तु एक्सपर्ट, हीलर, लाइफ कोच, ऑथर, और इतने इतने सारी बुक्स आपने लिखी हैं, इतने सारे आर्टिकल्स आपने लिखे, एंड रियली यू आर डाउन टू अर्थ। आप जिस तरीके से समझाती हैं, बताती हैं, जैसे अभी आपने बताया, बहुत ही सिंपल वे में आपने बताया। मैम, इसी से कनेक्टेड एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप जी। कैसे इंस्पायर हुई मल्टीपल रोल्स के लिए? बीइंग एन वास्तु एक्सपर्ट, हीलर भी हैं, काउंसलर भी हैं, आप लाइफ कोच भी आप करती हैं, ऑथर हैं। सो कैसे टाइम टाइम मैनेजमेंट हो गया, और ये सारे रोल आप कैसे हैंडल करती हैं? प्लीज प्लीज बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग करते भी हैं, पर मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं कैसे इन सब काम को कर लेगी। बस मेरा इंटरेस्ट है, एक मेरे अंदर ना एक जज्बा है कि कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। फिर मुझे मेरे सामने जो चीज़ें आ जाती हैं, मुझे लगता है कि ये तो मुझे सीखना ही चाहिए करके। और जब वास्तु सीखा, तो वास्तु से पता लगा ये ऑकल्ट साइंस की ही तो विधा है।
तो उससे जुड़े जुड़े कई चीज़ें। उसी बीच में क्या हुआ, जब कोरोना आया, सबसे ज़्यादा स्वर्णिम युग तो मेरा कोरोना रहा। उस समय मैंने पूरा 2021 में तो पूरा वास्तु 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 सीखा, लेकिन उसी बीच में 2022 में जब बहुत टाइम हुआ करता था, कुछ बात करने को नहीं है, कुछ काम ज़्यादा करने को नहीं है, तो मेरे सामने भूपेंद्र सिंह राठौर, जिनका ग्रीन्स बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड भी है, उनके कुछ वीडियो सामने आए। उनका थिंक रिच करके कार्यक्रम आया, लंबा कार्यक्रम था और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे था। वो मैंने सुना और मैं बहुत मोटिवेट हुई। 2-2 ढाई घंटे की क्लास होती थी और मैं बहुत सिंसियरली सुनती थी, हर दिन सुनती थी। 28 दिन का कार्यक्रम होता था। वो सुनते सुनते मुझे मेरा एकदम रुझान लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ हो गया और फिर मैंने उसको करना शुरू किया। तो वास्तु तो चल ही रहा था क्योंकि कोरोना था। कोरोना में कुछ लोगों ने मुझे बुलाया, लेकिन जाना कितना असंभव था, तो कुछ करती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ मेरा एकदम रुझान हुआ और वो मैंने सीखना शुरू किया। तो इस तरीके से मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे जर्नी चल पड़ी। जब इसी बीच में एक चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया हमको बहुत दे रहा है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना लाभ उठाएं या हम कितने उसके नेगेटिव पॉइंट की ओर जाएं। तो मैं शुरू से बहुत पॉजिटिव ही रही हूँ क्योंकि टीचर रही हूँ। 38 ईयर्स मैंने अपने जीवन के एजुकेशन को दिए हैं। मुझे मालूम है कि मैं पॉजिटिव नहीं रहूँगी तो मैं क्या पॉजिटिव दूंगी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये जर्नी अच्छी है, इसको भी करके देखना चाहिए। उसी बीच में एक डॉक्टर नितिन मोहन लाल सर हैं जो एंजल हीलर हैं, एशिया में उनका नाम है। उनका वीडियो मेरे पास आया तो मैंने उनकी ऐसे ही क्लास ज्वाइन कर ली। मैंने कहा ना, मुझे सीखने की भूख है, मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। फिर पता चला उनका काफ़ी कोर्स था, लंबे लंबे कोर्स थे, वो सब ज्वाइन किए और सीखते चले गई। मुझे खुद ही नहीं मालूम चला कि मेरे को ईश्वर ने कहाँ से कहाँ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। और एक और खासियत है कि मैं जो काम करती हूँ ना, मन से करती हूँ। यदि मैं किचन में भी खड़ी हूँ ना, तो किचन में भी मन से काम करती हूँ। यदि मुझे कपड़े धोना है तो वो भी मैं काम करती हूँ। तो ये मेरी ये आदत का बेनिफिट मुझे मिला कि फिर मैंने वो वहाँ से हीलिंग शुरू की। वहाँ से मैंने कुछ टेरो कार्ड, काउंसलिंग, रेकी, वो सब शुरू करना है। मैंने धीरे 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 शुरू होता चला गया और मेरी जर्नी बढ़ते चलेगी। मोटिवेशनल तो मेरा था ही, बच्चों को मोटिवेट करना। तो मोटिवेशनल कुछ क्लासेस ऑनलाइन, जब मुझे जूम पे लिंक बनाना आ गया, जूम पे क्लास लेना आ गया, तो थोड़ा 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 था अपने स्टूडेंट को ही फ़ोन कर करके कहा चलो आ जाओ। तो वो बड़ा अच्छा समय था जब 60-65 स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट ही आ जाया करते थे। और इस तरह से मेरी जर्नी चल पड़ी ये मोटिवेशनल क्लासेस लेने की, क्योंकि मुझे मालूम है कि स्कूल के कोर्स में, कॉलेज के कोर्स में क्या है और अब पता चलता है कि होना क्या चाहिए। मैंने वो सब टॉपिक को बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की। इस तरह से ये मेरी मोटिवेशनल स्पीकर की यात्रा शुरू हुई। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था तो उसको उसमें कंबाइन किया, वास्तु पढ़ा था तो उसको उसमें कंबाइन कर लिया। तो एक होलिस्टिक अप्रोच की और धीरे धीरे मैं बढ़ने लगी। फिर आया हीलिंग का दौर। तो मैंने सबसे पहले सीखी प्राणिक हीलिंग। प्राणिक हीलिंग सीखी, लेकिन वो पूरा ऑफलाइन ही कोर्स हुआ करता था, वो उसमें ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। तो मैं उतनी तेज़ी से उसमें नहीं बढ़ पाई। उसका बेसिक्स मुझे मालूम है, उसमें और भी बहुत से कोर्स है, लेकिन मैं उतने कोर्स उसके नहीं कर पाई। फिर उस बीच में मुझे एंजल हीलिंग का पता चला तो मुझे ये बड़ा इजी लगा। तो मैंने कहा ये करो। फिर मैंने बहुत सारे एंजल हीलिंग के केस मेरे पास आए भी और मैंने किए भी और मुझे रिजल्ट मिले। लगभग 75% केस में मुझे रिजल्ट मिले उसके। तो मेरा इंटरेस्ट बना, मेरे क्लाइंट बने उससे। तो एंजल हीलिंग करते करते फिर उसी में रेकी हीलिंग भी था, उसी एक बड़े कोर्स में। तो रेकी सीखा, उनसे सीखा। फिर एक और गुरु सोशल मीडिया पे मिले, उनसे सीखा। फिर धीरे धीरे एक और नए गुरु मिले जिनसे मैं अभी अभी लेटेस्ट में और बहुत बड़े, मैं आज बता सकती हूँ कि आज की डेट में मैं ग्रैंड मास्टर हूँ रेकी की, जो बिल्कुल अभी 2 दिन पहले ही मुझे मिला है, ये मेरी डिग्री मिली है। तो इस तरीके से मेरी यात्रा चली और मैं वास्तु सलाहकार से मोटिवेशनल स्पीकर से लाइफ कोच और ग्रैंड मास्टर, रेकी की ग्रैंड मास्टर बन चुकी हूँ। मुझे बड़ा, और ये सब चीज़ें ना योगेश जी पूरी एक है, ये कहीं कुछ अलग नहीं है। मैंने एक चीज़ समझी कि लोग बहुत परेशान हैं, हर कोई परेशान है इसमें। किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम, किसी को मनी की प्रॉब्लम, कुछ नहीं तो रिलेशन की प्रॉब्लम। सारे प्रॉब्लम में से लोग जूझ रहे हैं और सबको चाहिए सॉल्यूशन। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको वास्तु से ठीक कर दो, उनको हीलिंग से ठीक कर दो, उनको काउंसलिंग से ठीक कर दो, उनको ठीक होना है। जब ये बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने कहा ये जो मैं सीख रही हूँ मेरा व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें मैंने कंबाइन करके जिसको जो चीज़ बात करने के बाद समझ में आए कि इसको काउंसलिंग की जरूरत है उसको काउंसलिंग देती हूँ, जिसको हीलिंग की जरूरत है हीलिंग, जिसके घर का लगता है वास्तु ठीक करना है वो वास्तु।
इस तरीके से ईश्वर ने मुझे चुना है कि चलो मैं लोगों की कुछ हेल्प कर सकूं। तो मैं बहुत आभारी हूँ ईश्वर की, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे चुना है। तो ये मेरी जर्नी है। ग्रेट ग्रेट। 38 ईयर्स ऑफ आपने बच्चों को मेंटर किया, उनको गाइड किया, उनको डायरेक्शन दी। जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लॉन्ग जर्नी है। और उसके बाद बीइंग इनटू ग्रैंड मास्टर, बीइंग इनटू काउंसलर, बीइंग टू ऑथर, तो ये सारे में ऐसा नहीं कि सिर्फ सीखना है या बेसिक लेवल, यू आर मास्टर, यू आर ग्रैंड मास्टर इनटू दैट। और जैसा आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली जो मुझे बहुत पर्सनल अच्छी लगी, कि यस, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए गुरु, उसके बाद भी जो सीखने की जो ललक है वो अभी भी है, और वो कांस्टेंट है। वो बहुत बहुत ही अच्छी चीज है, और ये बहुत कम लोगों में होती है। तो मैम सही में बहुत बहुत अच्छा लगा ये। एजुकेशन में काम तो बहुत लोग करते हैं, 40 साल 42 साल 45 साल भी करते हैं, लेकिन मैं बहुत लकी रही कि मुझे एजुकेशन के फील्ड के हर तरह का नॉलेज अवसर मुझे ईश्वर ने दिया। बीइंग ए लेक्चरर मैंने अपॉइंट हुई थी, लेकिन मैंने क्लास 1 को भी पढ़ाया शौक से, बाप रे। एक्सपीरियंस लेने के लिए। कुछ मजाक भी उड़ाया गया कि क्या मतलब है, पर मुझे मालूम है कि जब मैंने फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाया तो उनसे जो प्यार होता है, उनको जो उनकी जो टेक्निक मैंने उनसे सीखा कि बच्चे चाहते क्या है। ये बहुत कम, मतलब जो प्राइमरी के टीचर है उनके पास ये नॉलेज बहुत होता है, लेकिन शायद वो हायर सेकेंडरी कॉलेज के लोगों के पास नहीं होता। तो मैंने वो गेन किया, तो मैंने प्राइमरी मिडिल सबको पढ़ाया, सबको पढ़ा। और मुझे एससीईआरटी में पुस्तकें लिखने का मौका मिला, तो मैं जो पुस्तकें लिखती थी, जो पार्ट लिखती थी, उसको खुद जाके टेस्ट करती थी कि मैंने जो लिखा वो बच्चों तक कैसे पहुंच रहा है। तो वाह। ये एक्सपीरियंस जो मुझे मिला। दूसरा, मुझे हायर सेकेंडरी तक तो काम ही था मेरा, वो तो करती ही थी मैं। उसके बाद मुझे टीचर एजुकेशन में पढ़ाने का लगभग 14 ईयर्स का अनुभव है। वाह, मतलब ग्रेट। बीएड, डीएड, बीएड, एमएड सारे लेवल के टीचर को पढ़ाने का एक्सपीरियंस मिला। तो बायोलॉजी की टीचर होते हुए भी मेरी साइकोलॉजी में पकड़ बहुत अच्छी बनी। वेरी गुड, जो वेरी कि गुड। साइकोलॉजी ने इतना मजेदार विषय है, आपके कण कण में घुसा हुआ है। शायद मैं काउंसलिंग का काम भी इजीली उस साइकोलॉजी के कारण कर पा रही हूँ। शायद मैं लोगों को समझ भी इसलिए पा रही हूँ कि उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहते हैं, मैं कैसे बात करूँ। ये सब काउंसलिंग में बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मनोविज्ञान जैसे विषय को पढ़ाने का बहुत अच्छा मौका मिला। फिर एक और चीज़ हुई थी कि मैं जब एससीईआरटी में थी तो मुझे करिकुलम सेक्शन का हेड कंट्रोलर बनाने का रहने का मौका मिला। वो फिर एक नई लर्निंग थी, न्यू लर्निंग के मौके मुझे बहुत मिले और मैं उसका फ़ायदा बहुत उठाया। तो बुक्स कैसी लिखी जानी चाहिए, चूंकि मैं स्कूलों में काम कर चुकी थी तो मैं वहाँ गाइड कर पाती थी कि नहीं बच्चों को ये पसंद होता है, ऐसे चले। तो कुछ कोशिश, मेरा इनपुट वहाँ चला जाता था। फिर ऐसा हुआ कि मैं वहाँ से निकल के फिर स्कूल में चले गई, तो वहाँ जो गवर्नमेंट लेवल पे जो सोच है वो स्कूल पे कैसे पहुँच जाए वो मैं कर पाई। ये मुझे इस तरह के बेनिफिट बहुत मिले। मैं बहुत, आई एम लकी कि मुझे एजुकेशन के हर फील्ड का। फिर मैं आ गई जब एमएड के स्टूडेंट को पढ़ाने का मौका मिला, एजुकेशन के सबसे ऊपर के टॉप के लेवल को, तो मेरे पास एक्सपीरियंस का भंडार था। और हम लोग जो, मैंने जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया है, गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट के टीचर होते हैं। आप मान के चलिए गवर्नमेंट के टीचर दो 8-10 साल जॉब कर चुके होते हैं, वो होते हैं तो लगभग 50 ईयर ओल्ड लोग होते हैं, मतलब वो एज होती है उनकी। उस एज के लोगों के पास भी अपना एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, तो मुझे लाइफ में बहुत और बहुत सीखने को मिला। मतलब मैं नहीं जानती कि मैंने सिखाया, मुझे नहीं मालूम क्या सिखाया, लेकिन मैंने सीखा बहुत, और हर किसी से मैं सीखती हूँ। तो मेरी जो आपने कहा ना कि सीखने की, और कहते भी हैं कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए, मतलब कहने में और सुनने में और करने में बहुत अंतर है। बहुत लोग जानते हैं लेकिन कितने कर पा रहे हैं। पर मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं आज भी, और मैं बता दूं मैं रिटायर हुई हूँ 2018 में, और एक भी दिन मेरा व्यस्त नहीं गया है कि मैंने सीखा नहीं होगा, एक भी दिन। मैं हर दिन सीखती हूँ। और शायद सोशल मीडिया का तो मैं बहुत लाभ उठाती हूँ। मेरी 6 से 7 घंटे पर डे लर्निंग है। तो ये है, और मैं लोगों तक ये बात जाने देना चाहती हूँ कि सीखो। जो सीखते हैं वो बढ़ते हैं, जो नहीं सीखते वो सड़ते हैं, ठहरे हुए पानी की तरह। राइट। नहीं मैम, ये आपका बड़प्पन है जो आपने सिर्फ गुरु नहीं, गुरु को भी आपने सिखाया है, और गुरु को भी आपने घड़ा है। और जैसा डेफिनेटली मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक होंगे इसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने
आपका जो कंटेक्स्ट है, जो फिल्टर मैं बोलूं, जो जिस दृष्टि से आना चाहिए, या जो इससे आना चाहिए, वो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं उनके जीवन में, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी होंगी तो। ये तो है मैम, ये तो बहुत अच्छा है मैम। मूविंग फर्दर टू स्पेसिफिक टॉपिक, मैं वास्तु में आना चाहूंगा। जी मैम, वास्तु की इन जनरल जब मैं बोलूं तो बहुत लोगों को मिसकंसेप्शंस होता है। सो आप शुरुआती दौर में जब मैं बोलूँ, या फर्स्ट इसमें क्या मिसकंसेप्शंस आते हैं, और आप उनको कैसे एड्रेस करते हैं, आप कैसे संबोधित करते हैं मैम, वो प्लीज बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को वास्तु में बड़े बड़े मिथ हैं। ओके। सबसे पहले बड़ा मिथ तो है कि बड़े लोगों की चीज़ है, छोटे लोगों की चीज़ ही नहीं। और वास्तु हम्म। में पहले हुआ भी करती थी, वैदिक समय में वैदिक वास्तु चलता था, वो राजा महाराजाओं के लिए होता था। ओके। धीरे धीरे शिफ्ट हुआ तो राजनीतिक के लोगों के पास, बड़े बड़े लोगों के पास वास्तु पहुंचा। तो सबको समझ में था कि वास्तु तो बड़े लोग कराते हैं, हम जैसे लोगों को हम लोग क्या कराएंगे इससे। तो एक मिथ तो यही टूटा, धीरे धीरे टूट रहा है, वास्तु पे आ रहे हैं लोग। तो एक मिथ तो यही है कि वास्तु सबके लिए, क्योंकि घर सबके लिए है ना। हम्म। जब घर सबके पास में है, सबको रहना है, तो वास्तु क्यों नहीं। वास्तु मतलब क्या है, वास करने, निवास करने का स्थान। तो जिसके ओके। पास भी निवास करने का स्थान है, उसके लिए वास्तु है। एक मिथ तो ये था। दूसरा मिथ है, अभी ठीक है वास्तु अब ये मान गए लोग कि हाँ सब लोग करा सकते हैं, हम्म। ठीक है। फिर दूसरा मिथ ये है कि अरे कौन वास्तु कराए भैया, तोड़ फोड़ कौन कराए, एक बार घर बन गया, अब तोड़ फोड़ करने से कौन इतना बर्बाद करे, कौन खर्चा करे। ये एक बहुत बराबर। बड़ा मिथ है। और ये है अभी भी, मतलब मेरे ख्याल से 80% लोगों में, 80 से भी ज़्यादा हो सकता है कि हम नहीं करा सकते, घर को तोड़ फोड़ नहीं कराएंगे। ये आएंगे और हमें बोलेंगे ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, वो तोड़ दो। तो मैं बराबर। दर्शकों को भी, आपके जो भी दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगी कि जो मैं वास्तु करती हूँ, मैं महावास्तु करती हूँ। मेरे गुरुदेव डॉक्टर खुशदेव बंसल हैं, उनसे मैंने सीखा है। उसमें कहीं तोड़ फोड़ की बात नहीं, सिवाय एक या दो चीज़ों के। वो भी मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। हमारे घर का जो ईशान कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर यदि टॉयलेट आया है तो हम उसको हटवाते हैं, बस एक। दूसरा, यदि साउथ वेस्ट का दरवाजा आया तो उसको हम बंद करवाते हैं, क्योंकि इन दोनों पे कोई रेमेडी काम नहीं करती। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग हैं अभी मीडिया में, हर तरह की चीज़ें आपको भी मिलेंगी, बहुत यूट्यूब पे वीडियोस हैं, तो कहते हैं कि नहीं नॉर्थ ईस्ट में ये लगा दो, साउथ वेस्ट में ये लगा दो। लेकिन जो मेरे अनुभव है, मैंने भी लगभग 70-80 केस किए हैं, तो उसमें मेरा अनुभव है कि नहीं, यहाँ रेमेडी काम नहीं करती। और मेरे गुरु के तो फिर हजारों में केस स्टडी है। जब मैं पढ़ती तभी वो 15 से 20 हजार केस स्टडी बताते हैं, और आज उनके जितने स्टूडेंट हैं उतने स्टूडेंट किसी के नहीं होंगे, और हर स्टूडेंट की अपनी केस स्टडी है। तो आज बराबर। लाखों तक उनकी केस स्टडी पहुंच गई है। तो जरूरी नहीं है कि मैं अपने ही केस स्टडी के रिजल्ट बताऊं, उनके केस स्टडी के रिजल्ट भी ट्राइड है। तो वो सब यही कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो बस ये दो तोड़फोड़ की बात आती, बाकी कहीं तोड़फोड़ किए बिना हम रेबिड लगा सकते हैं। तो ये एक मिथ है। और मिथ है कि दक्षिण दिशा में मकान नहीं होना चाहिए। और आप देखेंगे, मुझे तो बड़ा मजा भी आता है, आश्चर्य भी होता है कि बिल्डरों ने दक्षिण मुखी मकान बनाना बंद कर दिया। ये आपने भी देखा होगा, अब हाँ दक्षिण हाँ। मुखी मकान ही नहीं बन रहे हैं। राइट। तो इतना बड़ा भ्रम है। अब आप सोचिए, जितने बड़े अमीर लोग हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके सारे लोगों के जो बिजनेस का फेस है वो दक्षिणी है। ओ माय गॉड। ओहो। और दक्षिण मुखी बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। ओके। यहाँ पर मैं ये क्लियर भी कर देती हूँ कि कोई भी फेस बुरा नहीं है। पश्चिम दिशा का भी मकान होना, दुकान होना फायदा करता है, उत्तर का भी फायदा करता है, पूर्व का भी फायदा करता है, दक्षिण का भी फायदा करता है। और ये भी बता दूं, जो गलत फहमी है ना कि पूर्वमुखी मकान होना चाहिए, पूर्व दिशा के मकान भी नुकसान देते हैं, उत्तर दिशा के मकान भी नुकसान दे सकते हैं, पश्चिम के भी दे सकते हैं। तो अगर हम एक जो बाउंड्री होती है, मान लो ये इतनी बड़ी आपकी पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा में 4 दरवाजे बन सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ। तो एक दिशा जब पूर्व की आएगी, जो परफेक्ट पूर्व से थोड़ी सरकी हुई होगी साउथ की तरफ, वो दिशा का दरवाजा सबसे बेस्ट होता है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा सरक गया तो पूरा नुकसान करने वाला दरवाजा बन जाता है। उसी प्रकार दक्षिण में भी, उसी प्रकार पश्चिम। तो हर कहने का मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हर दिशा के दरवाजे अच्छे भी हैं यदि सही जगह बन गए तो, और बुरे भी हैं यदि गलत जगह बन गए तो। ये एक भ्रम है,
अगर आप देखेंगे कि एक पूरी लाइन है जहाँ पर पूर्व की तरफ मुंह करके दुकानें बनी हैं। क्या आप देखते हैं कि पूरी पूर्व की दुकानें, उस लाइन की पूरी दुकानें चल रही हैं? नहीं चल रही। फिर क्यों नहीं चल रही जब पूर्व दिशा के चलनी चाहिए? तो यहीं से इस कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हैं कि सही दिशा में बना है। सही दिशा क्या होगी, वो सीखने का विषय है। वो शायद मैं यहाँ डिस्कस भी करूँगी तो हमारे लोगों को नहीं समझ में आएगा, पर वो सीखने का विषय है। पर इतना जानना चाहिए कि कोई दिशा बुरी, कोई दिशा भली नहीं है। उसमें से जो परफेक्ट जगह होगी ना, वो आपको फायदा करेगी। ये एक मिथ है, और बहुत सारे मिथ हैं ऐसे, पर ये मैंने मोटे मोटे कुछ मिथ आपको बताए। यदि आपको भी लग रहा है कि कोई ऐसा मिथ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं मैम, एक तो वही था कि सबसे पहले कि जैसे आपने बताया कि नॉर्थ का तो वो एक ही बहुत बड़ा है, और दूसरा जो जनरल है कि वही तोड़ना ताड़ना पड़ता है, ये है। और इसी कंटेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्या वास्तु मेरे जीवन में क्या प्रभाव डाल सकती है, या ऐसा कहा जाए कि वास्तु कितना प्रभाव डाल सकती है किसी के जीवन में। आप बाहर से आते हैं घर के अंदर, और घर हम्म। में आए बराबर पत्नी कहती ये नहीं किया, आज आप लेट आ गए, आपने ऐसा नहीं किया। बच्चे कहते पापा मेरे स्कूल में ये चाहिए, मम्मी कहती ये चाहिए, और एकदम आते साथ आपका दिमाग काँव काँव हो जाता है, एकदम चिन्ना बोझिल हो जाता है, और आप भी फट पड़ते हैं। अरे सुख शांति से आने तो दो, घर में चाय तो पीने दो। और बहस होने लगती है। आप बाहर से आए तो बड़े शांति से आए थे, और अगर में आके बहस हो गई। ये बहस रोज रोज यदि हो रही है तो समझ जाइए कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है। मैं पहले प्रॉब्लम बताती हूँ, फिर उसको रिलीज करने के तरीके बताती हूँ। यदि आपके घर में कोई बंदा, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बच्ची हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, कोई बार 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 बीमार पड़ रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर कहता कुछ खास नहीं, छोटी दवाई देता है, फिर आते हो फिर बीमार हो जाते हैं, या आपके घर के सभी लोग लगातार लगातार बीमार हो रहे हैं, और मैंने एक प्रकार से सतत आपके इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है बीमारी पे, तो समझ जाइए कि आपके घर की हेल्थ की दिशा बिगड़ी पड़ी है, वो आपको ठीक ही नहीं होने दे रही है। उसी प्रकार कैश की बात करते हैं, पैसा तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन कहाँ जाता है पता नहीं चलता। कितने लोगों की शिकायत होती है पैसा ठहरता ही नहीं, पैसा ठहरता ही नहीं। कुछ लोगों की शिकायत होती है मैं इतनी मेहनत करता हूँ पैसा आता ही नहीं। क्या हम जिंदगी भर गरीब बने रहेंगे? जरूर, यदि आपके घर में वो दिशा में कोई दोष है तो आप गरीब बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप उस दोष को हटाएंगे आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके पास मनी आना शुरू होगा। तो ये घर रोकता है ना। और हमारे घरों में ग्रह होते हैं, नवग्रह होते ना, वो ग्रह हमारे घर में बैठे होते हैं, उनका सामान बैठा हुआ होता है। और यदि हमारी दशा, आपने दशा महादशा सुना होगा ना ज्योतिष में, वो दशा बिगड़ती है ना तो सामान शिफ्ट हो जाता है। ये बहुत नई चीज नहीं, बहुत मतलब समझने वाली चीज है कि जहाँ जो चीज नहीं होना चाहिए ना वहां जाके हो जाती। कई बार लोग वास्तु करा लेते हैं, कुछ दिन बड़ा अच्छा चलता है, और कुछ दिन बाद फिर फोन आता है मैडम हमारे यहाँ तो फिर से प्रॉब्लम शुरू होगी, आपने तो सब ठीक करा दिया, अब क्यों हुआ? राइट या राइट। सबसे बड़ी मजेदार बात, जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, बहुत मुझे मतलब ऑफलाइन ट्रेनिंग करने का भी मौका मिला है सेमिनार्स वगैरह में, तो लोग कहते थे कि अरे 40 साल से हमारे घर में यही बनावट है, यही हुआ है, कुछ नहीं हुआ, और अभी हमारे घर में कैंसर हो गया। तो पहले तो घर हमारा अच्छा था, अभी क्या हो गया? वो हम्म। मानने को तैयार नहीं, बिल्कुल जबरदस्त। बहुत लोग इस बात पे बहस करते कि हमारा पुरखों से घर चला आ रहा है, अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम थी, अचानक से प्रॉब्लम। अब उनसे यही पूछना पड़ता है क्या, बोलते हमने कुछ चेंज नहीं किया, बड़े लड़ाई करना शुरू करते हमने कुछ। फिर उनसे धीरे से पूछा जाता है क्योंकि हमें मालूम है उनको समझ नहीं है, तो हमें शांति बना के रख के पूछना पड़ता है, अच्छा आपने इन 30-40 सालों में कभी घर की पुताई नहीं की? वो हमसे कहते हैं अरे ऐसी कैसी बात करते, पुताई क्यों नहीं करेंगे? पुताई किया तो कोई घर का कलर चेंज किया? हाँ कलर चेंज किया, हमने इस कलर को लाल कलर किया, इस कलर को पीला कलर किया। पकड़ में आ गई बात हमारी कि भाई तुमने कलर चेंज किया और तुम्हारे घर में प्रॉब्लम आना शुरू। फिर कुछ नया सामान आया, हाँ आया। क्या सामान आया? लोहे का सामान आया। कहाँ रखा? वो पूरब की तरफ रख दिया है। हमें पकड़ में आ गई कि तुमने शनि का सामान उठा के पूरब में रख दिया। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही है। तभी एक बार घर वास्तु का बन गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो ग्रह होते हैं ना वो आपके सामान को शिफ्टिंग करा देंगे। आपके मन में आएगा ये सामान उठा के यहाँ रख दूँ, आपका कोई बच्चा कहेगा ये सामान यहाँ अच्छा लग रहा है, इसको फेंक देते हैं, इसके बदले दूसरा लाते हैं, और दूसरा बड़ा शानदार महंगा सामान लाके रखा, सोफा लाके रखा आपने, और कुछ दिनों बाद आपके यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई। टीवी लाके रखा आपने, टीवी की जगह बदल दी, प्रॉब्लम शुरू हो गई। मिक्सी,
कहीं चलाते थे, अब कहीं और चलाने लगे, प्रॉब्लम शुरू हो गई। वॉशिंग मशीन, अब यहाँ नहीं यहाँ चलाते हैं, प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो सामान जो होता है ना हमारे घर का, वो बहुत इफेक्ट डालता है। तो समझना पड़ेगा, वास्तु सबको समझना पड़ेगा। कोई कहे कि मैं नहीं मानता वास्तु को, तुम वास्तु नहीं मानते हो, वास्तु तो अपना काम करेगा ही करेगा ना, वो थोड़ी छोड़ेगा। तुम मानो मत मानो। तो इस तरीके से किसी के मानने और नहीं मान, असल में जब लोग कहते हैं ना कि हम नहीं मानते, तो योगेश जी उस समय ना वो जानते नहीं है इसलिए मानते नहीं है। ये वास्तु को जानते ही नहीं है। जानोगे तो मानोगे ना। तो मानने के लिए जानना पड़ेगा, जानने के लिए सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वास्तु एकदम इजी भी नहीं है। ठीक है, तो ये महत्व है हमारे जीवन में। हमें स्वस्थ रहना तो अपने घर को ठीक रखना पड़ेगा। हम कहते हैं ना डिक्लेटर करो घर को, साफ सुथरा रखो, सुंदर रखो, सजा के रखो, बहुत सही है। किसी किसी का घर सुंदर भी नहीं है, सामान्य सा पड़ा, लेकिन उसके घर में हेल्थ बहुत अच्छी है, उसके पैसा भी आ रहा है। मेरे ऑब्जर्वेशन में 2-3 मुंबई के घर ऐसे हैं, एक कमरे में पूरा चला रहे, उनके पास पैसा भी आ रहा है, उनकी हेल्थ भी अच्छी और काम भी बढ़िया चल रहा है। एक कमरे में है, एकदम ठूसा 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 हुआ है फिर भी। और कुछ बड़े से बड़े घर भी मैंने देखे जहाँ बहुत सुंदर सजावट है घर की, मतलब सुंदर, मतलब जिसको हम सच में सुंदर बोलते हैं, लेकिन वहां भी परेशानी, रिलेशनशिप बिगड़े पड़े हैं। खाने को कुछ है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, परहेज परहेज पे चल रहे हैं। तो ये जिंदगी है। जरूरी नहीं कि बड़े घर सुंदर घर, बड़े घर सुंदर घर की तुलना में यदि वास्तु के अनुसार जमे हुए घर मिलेंगे तो आपको बेनिफिट तो मिलेगा मिलेगा। तो ये है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए, हमारे मनी के लिए, हमारे सोशल रिलेशनशिप के लिए, हमारे ध्यान के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमें सपोर्ट के लिए, हमारे नेम फेम के लिए, सब के लिए वास्तु काम करता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए वास्तु नहीं काम करता। आपको यदि परेशानी आ रही और यदि आपके घर की उस दिशा को ठीक कर दिया जाए, सामान को अरेंज कर दिया जाए, रीअरेंज कर दिया जाए, आपको वो चीजें मिलने लगती हैं। तो वास्तु का पूरे लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। मैम, इसी कंटेक्स्ट में आपने से बताया आप ग्रैंड मास्टर हैं, सो इंट्यूशन, इंट्यूशन भी रोल प्ले करता है जब आप एज ए हीलर, एज ए काउंसलर या एज ए वास्तु कंसल्टेंट, आप जब भी कोई भी इशू या प्रॉब्लम एनालिसिस करते हैं, तो इसमें इंट्यूशन भी कितना प्ले, इतना कितना रोल इसका है? वास्तु के समय में इंट्यूशन तो ठीक है कि कई बार हमें जाके एकदम से आता है कि ये रेमेडी कर देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वास्तु में इंट्यूशन से ज़्यादा अगर हमारा फोकस हमारी लर्निंग पे है, और लर्निंग से भी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पे है, ऑब्जर्वेशन हमारे तगड़े होना चाहिए। यदि किसी ने कहा, हमें वो रिलेट करना आना चाहिए कि इसकी समस्या ये है, तो तुरंत ख्याल आना चाहिए कि इस दिशा में प्रॉब्लम है इसके, क्योंकि वास्तु में ना तत्वों का बड़ा रोल है, एलिमेंट 5 एलिमेंट का बहुत रोल है, उसके बिना वास्तु ही नहीं है। तो जैसे ही किसी ने कहा, जैसे उसने कहा मनी की प्रॉब्लम है, तो हमारा ध्यान मनी के जोन पे चला जाएगा। मनी का जोन नॉर्थ जहां से पैसा आता है, या साउथ ईस्ट जहां से पैसा आता है, या वेस्ट साउथ वेस्ट जहां से पैसा रुकता है। तो ऐसे तीन जोन है। हम अगर उसने कहा मनी की कठिनाई, तो हमारा तुरंत प्रश्न होगा, क्या मनी नहीं आ रहा है? मनी कहाँ से आता है? जब आप काम करते हैं। तो काम करने के लिए आपके पास अवसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यदि आपके पास अवसर नहीं है तो तुरंत ध्यान जाएगा कि अवसर वाली दिशा बिगड़ी पड़ी है। तो हम सीधे कहाँ काम करेंगे? हम उससे पूछेंगे, तुम्हारे भैया नॉर्थ में कहीं तुम्हारा गैस चूल्हा तो नहीं रखा है? नॉर्थ की दीवार पे तुम्हारा लाल रंग तो नहीं हुआ पड़ा है? वो एकदम से कह, अरे आपने कैसे पहचान लिया? हाँ हाँ मेरा लाल रंग है। पकड़ गया, पकड़ लिया हमने, बीमारी पकड़ ली। जैसे डॉक्टर बीमारी पकड़ते ना, ऐसे नब्ज पकड़ के, ऐसी हमारी ये नब्ज होती है। फिर यदि उसने कहा कि नहीं, पैसा तो आता है लेकिन बस कैश फ्लो नहीं है, मेरी जमीन जायदाद तो बहुत है लेकिन मेरे हाथ में मेरे पास पैसा नहीं रहता, हम तुरंत समझ जाएंगे कि साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम है। पूछेंगे, भैया वहाँ बोरिंग है क्या, कुआं है क्या, हैंडपंप है क्या, पानी रखा है क्या? कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल है, मैच कर लिया। तो इस तरीके से इंट्यूशन तो नहीं कहेंगे, अगर इंट्यूशन तो है, बाद में कई बार हमें अचानक से रेमेडी याद आती है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जब मैं किसी विजिट पे गई हूँ और मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ क्या होगा, और अचानक से ख्याल आता है इसको ये वाली रेमेडी दे दो, और वो रेमेडी काम कर जाती है। तो इंट्यूशन आता है, लेकिन डायरेक्ट मेरी सोच है कि इंट्यूशन से ज़्यादा यदि हमारी लर्निंग बहुत तगड़ी है ना, वास्तव में लर्निंग बहुत होनी चाहिए, और ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस करना वास्तु का प्रमुख काम है कि आपको ये हुआ तो क्यों हुआ,
कब से हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो डीप है वास्तु। जाते हैं जब हम ना, तो कई बार हम एक डस्टबिन को यहाँ से उठा के वहां कर देते हैं, उनको इफेक्ट आना शुरू हो जाता है केवल डस्टबिन को। तो लोगों को लगता है कि ये इतनी फीस ले रहे हैं केवल डस्टबिन हटाने की। तो एक्चुअल में डस्टबिन क्यों हटाया गया, उसके पीछे नॉलेज की फीस होती है। ये लोग अभी नहीं समझ पा रहे। मैम, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे मॉडर्न आर्किटेक्चर और वास्तु के प्रिंसिपल ये कैसे इंटीग्रेट होते हैं? अब एक कैसे उनको लाया जाता है? क्योंकि बोलते तो है सब कि वास्तु से डिजाइन किया हुआ है, वास्तु से डिजाइन किया पूरा ये है, बट फिर जब डिजाइन किया हुआ है तो फिर तो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। बट कैसे, मतलब आपके हिसाब से कैसे उनको इंटीग्रेट करना चाहिए, दोनों को, मॉडर्न आर्किटेक्चर और वास्तु को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं सोचती हूँ कि जरूर उठना चाहिए। क्योंकि हर बिल्डर कहता है ग्राहकों को, कहता है कि हाँ, वास्तु बेस्ड है। अब जो बेचारे वास्तु नहीं जानते, उनको इतना ही वास्तु मालूम है, क्योंकि थोड़ा चर्चा हो जाती है तो इतना ही मालूम है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग पढ़ने लग गए दक्षिण मुखी मकान होना चाहिए, तो दिखा देखो दक्षिण मुखी मकान नहीं है, उसने कैमरा वो कंपास खोल के दिखा दक्षिण मुखी, लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। और वो कह रहा है वास्तु बेस्ड है, तो लोग विश्वास करते हैं। देखिए साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, हमारा साउथ ईस्ट में किचन बना है। लेकिन मैक्सिमम बिल्डर के जो टॉयलेट है ना, नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं, अरे बाप रे। वेस्ट में आ रहे हैं। वेस्ट होता है हमारा गेन की दिशा। वेस्ट दिशा यदि आपकी पावरफुल है, दोष रहित है, तो आपको सब चीज मिलना शुरू होता है। और वही यदि टॉयलेट आ गया तो ड्रेन हो जाएगी, हर चीज ड्रेन हो जाएगी। तो वो उसको मालूम, देखिए उनको जो बिल्डर्स होते हैं, जो आर्किटेक्चर होता है, उनको जो वास्तु सिखाया जाता है बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक होता है। और मेरा तो मतलब मेरा क्या, हर वास्तुशास्त्री और जो भी इस फील्ड में आए उनको मालूम है कि आर्किटेक्चर वालों को डीपली वास्तु सीखना चाहिए। हम्म। क्योंकि लोगों के जीवन का सवाल है, और पूरा राइट। वास्तु तो कर नहीं सकते। हम भी जानते हैं कि 100% वास्तु नहीं हो सकता। अब आप फ्लैट सिस्टम में चले जाओ, वहां तो बहुत ही असंभव है। तो एटलीस्ट बिल्डर इतना भी करेगा ना, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आने देना, वेस्ट में नहीं आना, 2-3 जगह को बचा लेगा, तो लोगों को बेनिफिट मिलेगा। बाकी कुछ चीज तो रेमेडी कर लेंगे। जिनको जो नॉलेजेबल है, जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है, वो हर विधा पे जाता है। सामान्य लोग सामान्य क्यों राजनीति, कभी सोचा आपने? और बड़े लोग क्यों बड़े बन जाते हैं? क्योंकि जो महान है या जो बहुत अपने फील्ड में सफल हो रहे हैं ना, वो बहुत कुछ करते हैं, वो हमको दिखता नहीं है। वो हर चीज करते हैं। वो जब जरूरत पड़ी काउंसलिंग लेते हैं, जिसकी काउंसलिंग होना, वो हीलिंग लेते हैं समय समय पे, वो वास्तु कराते हैं। किसी भी बड़े लोगों के घरों का बिना वास्तु के घर नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है हम यहाँ अटक सकते हैं। तो वो अपने रास्ते के हर रोड़े को, हर बाधाओं को हटाते चलते हैं। और सामान्य व्यक्ति ना संतुष्ट हो जाता, मेरी किस्मत में इतना ही होगा। नहीं, सबकी किस्मत है। सबको भगवान, सबको यूनिवर्स उतना ही देने बैठा है जितना अंबानी को देने वाला है, जितना अडानी को देने वाला है। ठीक है ना? लेकिन हम शायद प्रयत्न ही नहीं करते। तो अभी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो यूनिवर्स क्यों देगा आपको? और वास्तव में मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी, यूनिवर्स देता नहीं है। कभी यूनिवर्स देता नहीं, यूनिवर्स तो लौटाता है। तो क्या लौटाएगा? जो आपने दिया वही लौटाएगा ना। ओके। यूनिवर्स तो लौटाएगा। तो आपने क्या भेजा मैसेज यूनिवर्स को कि मैं सामान्य हूं, मुझे इतना मिल गया बहुत है। तो यूनिवर्स बोलता था तू बेटा, तू बैठे रहे, वैसे ही रहे। और एक बंदा कहता है नहीं नहीं, मुझे भी बड़ा बनना है, मुझे भी चाहिए, मैं भी लेके रहूंगा, मैं क्यों करोड़पति नहीं बनूं? और वो लगातार अपने आप से कहता है, यूनिवर्स से कहता है मैं करोड़पति बन रहा हूं, मैं करोड़पति बन गया हूं, मैं करोड़पति बन गया हूं। यूनिवर्स कहता था तथास्तु, वो आगे निकल जाता है। अब आप देखिए, अब कुछ दशक सालों में, और इन 2-4 सालों में तो बहुत ज्यादा, सब्जी वालों के बच्चे, रिक्शे वालों के बच्चे, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, बड़े बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं। राइट। वो कैसे जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने यहाँ अपना बदलाव कर लिया। वो कुछ चीजों को समझ रहे हैं। और ये क्यों आसान हो गया पता है आपको? कोरोना का थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल युग तो उसी समय से ज्यादा आया है। पूरा राइट। सोशल मीडिया यूट्यूब से भर गया। यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अच्छा नॉलेज लोगों तक ला रहा है। ये अच्छा भी ला रहा है, बुरा भी ला रहा है। हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन मैं कभी क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं उसमें से अच्छी चीजों को पकड़ना जानती हूँ, राइट। है ना? तो आगे बढ़ने के लिए मेरा हमेशा, फिर आपके क्लाइंट से, जो भी आपके क्लाइंट मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, आप आपके अंदर
मुझे बढ़ना है, मुझे बदलना है, ये भाव पैदा करके रखें और सीखते रहें। जो मिलता है आपके पास, पैसा नहीं है तो थॉट रख दीजिए कि मेरे पास सीखने के लिए पैसा आ रहा है। पैसा जब हम यूनिवर्स से मांगते हैं ना, तो पर्पस बताना होता है। मुझे करोड़पति बनना है, तो ईश्वर का पहला क्वेश्चन होता है किस लिए, क्या करोगे। हम उस पर ध्यान नहीं देते, हमें बनना है, बस मुझे चाहिए, है ना। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब मैं ले जाऊंगी, जब मैं कहती हूँ कि मैं लाइफ कोच हूँ, तो मैं फिर ये बताती हूँ लोगों को कि इसको चेंज करो, पूरा चेंज हो जाएगा। तो मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जर्नी लाइफ कोच पे ऐसे चली गई। मुझे समझ में आ गया कि अट्रैक्ट क्या करना है। और जब हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, कैसे रहो बताना पड़ेगा ना। बोलना बड़ा आसान है, लेकिन कैसे रहो। तो मैं यहाँ भी बताना भी चाहूँगी आपको कि मैं एक मेडिटेशन ग्रुप चलाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग पीस के नाम से, और सवेरे। तो मैं उसमें ये इनपुट डाल रही हूँ कि केवल मेडिटेशन से कुछ नहीं होने वाला। हम्म। जब मेडिटेशन में जाते हैं, जब हमारी बॉडी नॉर्मल होती है, जब हम शांति में आते हैं, तो अच्छे थॉट भर दो। जब अच्छे थॉट भरेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव की तैयारी होगी। और कैसा बदलाव चाहते हैं, फिर आप अपने आप सोचो, अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हो, करो। तो एक लाइफ कोच के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं, मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है, उस क्लाइंट को मैं उसकी जर्नी में इजी बनाना चाहती हूँ, पीसफुल बनाना चाहती हूँ, और उसकी लाइफ को ग्रो करके आगे तक ले जाना चाहती हूँ, ताकि वो अपने जीवन का मकसद पूरा कर सके कि मैं क्यों आया हूँ। खाने पीने, सोने, बच्चे पैदा करने और मरने के लिए नहीं आया हूँ, इससे ऊपर भी कुछ है। तो एक जीवन के प्रति लालसा पैदा होती है, और यही मैं उनके अंदर पैदा करना चाहती हूँ कि जब तक जिएंगे मजे से जिएंगे। जिस दिन जाना है उस दिन तो जाना ही जाना है, क्या फर्क पड़ता है। तो ये मेरा मेरा पर्पस भी है। बहुत 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 अच्छा मैम। इसी कंटेक्स्ट में जैसे आपने बताया कि क्लाइंट हो गए या जो भी आपके परिचित हो गए, उन उनकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी, या आपने जो उनको डायरेक्शन दी, आपने जो उनको सलाह दी, आपने जो चेंजेस उनको बोले, उन चेंजेस करने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन आए, कुछ उसमें ऐसे कुछ मजेदार किस्से होंगे कि या कुछ डिफिकल्ट केसेस थे जिनसे उनको बहुत फायदा हुआ। मैम ऐसे कुछ प्लीज शेयर करिए।